नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। बात होगी कर्नाटक के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन की, किस तरह से सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है चुनाव प्रचार में। शराब घोटाले के किंग पिन कहे जा रहे हैं केजरीवाल बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी का यह कहना है कि कुल मिलाकर केजरीवाल ने इसमें तमाम बड़ा घोटाला किया है और कोर्ट केस को वो फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ है मामला, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चर्चा यह भी होगी कि क्या पहलवानों का धरना हाईजैक हो गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोहरापन क्यों है, इस पर भी होगी चर्चा। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। सभी दलों ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झोंकी पूरी ताकत। विज्ञापन को लेकर चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी की। विकास का मुद्दा चुनावों के केंद्र में, वहीं भ्रष्टाचार, राज्य को स्वायत्तता दिए जाने और बजरंग दल पर बैन जैसे मुद्दों ने भी बटोरी सुर्खियां। बीजेपी ने किया आम आदमी पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करने का दावा। शराब घोटाले के 2 सह अभियुक्तों की जमानत का हवाला देकर आपने पूरे शराब घोटाले को बताया फर्जी। वहीं केजरीवाल के शीश महल पर भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी हमलावर। कहा पूरा घोटाला 171 करोड़ का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का किया शुभारंभ। विरासत केंद्र में कलाकृतियों और नमूनों के जरिए भारतीय वायुसेना के अभियान के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया। पहलवानों के धरने से सियासी नफा लेने की होड़। जंतर मंतर पर जुटा संयुक्त किसान मोर्चे का जत्था। आंदोलन जीवी सियासतदानों ने खिलाड़ियों के असल मुद्दों को पीछे छोड़ा। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद की 27वीं बैठक वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की कर रही है समीक्षा। और सबसे पहले बात कर्नाटक के चुनाव प्रचार की करेंगे आज, जहां अंतिम दिन है और सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार का आज अंतिम दिन है। राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और लगातार प्रचार कर रहे हैं। रोड शोज और रैलियों की बहार है आज कर्नाटक में। बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, सेक्युलर और जेडीएस के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रोड शोज और रैलियां कर रहे हैं। बीजेपी मिथक तोड़कर इस बार दोबारा सरकार बनाना चाह रही है, तो कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का उडुपी में बीजेपी के लिए रोड शो। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन की बेंगलुरु में जनसभा। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बेंगलुरु में व्यावसायिक समुदाय के सदस्यों और बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कलबुर्गी और बेल्लारी में रैलियों को संबोधित कर रही हैं। कांग्रेस प्रियंका गांधी वाड्रा ने बेंगलुरु के विजयनगर में एक रोड शो भी किया है। तो आखिरी दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा और उनके पुत्र एचडी कुमारस्वामी बेंगलुरु में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चल रही है। इन चुनावों में बीजेपी ने विकास को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। डबल इंजन की सरकार को बताया विकास का सफल मॉडल, ये बीजेपी की तरफ से आया है। वहीं कांग्रेस ने इन चुनावों में 5 बड़े वादे किए हैं और फ्री बी की योजनाओं की झड़ी लगाई है। 200 यूनिट बिजली फ्री है, तो कहीं महिलाओं को पेंशन और फ्री पैसे दिए जाने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का भी किया गया है वादा। बाद में इस विषय पर पार्टी बैकफुट पर आई। 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले चुनाव आयोग ने परामर्श जारी किया है।
इस परामर्श में कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव के दिन और एक दिन पहले मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से मंजूरी के बगैर प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराएगा। तो इस तरह से चुनाव आयोग भी लगातार तैयार है, लेकिन इस बीच में कुल मिलाकर जिस तरह से ये पूरा चुनाव प्रचार चला है उसमें तमाम बातें सामने आई हैं, तमाम मुद्दे सामने आए हैं। और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया है, इसको लेकर के भी, सॉवरेनिटी को लेकर के भी जो ट्वीट आया है उसको लेकर के बड़ा एक तरह से कहा जाए बवाल है। सीपीपी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी सेंड्स ए स्ट्रॉन्ग मैसेज टू 6.5 करोड़ कन्नडीज। द कांग्रेस विल नॉट अलाउ एनीवन टू पोज अ थ्रेट टू कर्नाटका's रेपुटेशन, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी। ये कांग्रेस का ट्वीट है कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, तो इस पर जो सॉवरेनिटी की बात आती है उसको लेकर के तमाम एक बार भ्रिकुटियां राजनीतिक दलों की तनी हुई हैं कि क्या, किस स्वायत्तता की और किस सॉवरेनिटी की बात कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के लिए कर रही है। इस पर प्रधानमंत्री की एक ने भी रिएक्ट किया है और उनकी तरफ से भी ये बातें सामने आई है। बीजेपी ने भी रिएक्ट किया है और दूसरे दलों ने भी रिएक्ट किया है इस पर, और साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रही है। वहीं पर जो सॉवरेनिटी की बात सामने आती है उस पर बीजेपी का यह कहना है कि ये इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं राज्य को बांटने जैसा है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले तो ये जो सॉवरेनिटी वाला मुद्दा है इस पर भी आपसे जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद जो प्रचार का आज रंग है वो आप हमें बताएंगे। किस तरह से एक के बाद एक देखने में आ रहा है कि कांग्रेस करना शायद कुछ चाहती है और हो कुछ उससे जाता है। बजरंग दल पर बैन करके वो एक तरह से कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण को साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पार्टी उस पर भी बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है। वही अब सॉवरेनिटी के मुद्दे को लेकर जो ट्वीट है उस पर भी बीजेपी समेत जो दूसरे दल हैं उनकी भ्रिकुटियां तनी हुई हैं। ये देखिए, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने ट्वीट किया और कांग्रेस के चुनावी जनसभा में कहा गया कि कर्नाटक की जो संप्रभुता है उसको लेकर जो जिस तरह से बयान सामने रखा गया उस पर बीजेपी बहुत नाराज नजर आई। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव प्रचार के दौरान जो अंतिम जनसभा कल की मैसूर के पास नंजनगुड़ में, वहां पर उन्होंने कहा कि इसका तात्पर्य क्या है, संप्रभु मतलब क्या होता है। हम जानते हैं कि भारत देश आजाद हो चुका है और एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभु देश है, और जब आप कर्नाटक की संप्रभुता की बात करते हैं और इस तरह से बयान देते हैं जिस तरह से चुनावी सभा में कहा गया, उसका मतलब क्या आप ये चाहते हैं कि कर्नाटक को देश से अलग करना है? क्योंकि हम पहले ही आजाद देश है और आजाद देश के अंदर हम जानते हैं कि जो हमारे सभी जो राज्य है वो निश्चित तौर पर वो शामिल है। तो ऐसे में इस तरह से अलग से बात करना कि कर्नाटक की संप्रभुता का जिक्र इस तरह से करना, जिससे ये बात सामने निकल कर आया कि कहीं आपकी मनसा ये तो नहीं कि आप ये कहना चाहते हैं कि देश से अलग कर्नाटक है। तो ये एक बीजेपी ने कहा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी को इस पर अपनी राय साफ करनी चाहिए कि आखिर वो चाहती क्या है, क्या वो कर्नाटक को देश से अलग देखना चाहती है। और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में कही और कांग्रेस पर निशाना साधा कि देखिए कांग्रेस की राजनीति क्या है, आतंकी संगठनों के प्रति नरम नजर आते हैं, देश प्रेमी संगठनों के बारे में बैन लगाने की बात करते हैं, और अब इस तरह की बात कर्नाटक की संप्रभुता से जुड़े मुद्दे पर कहते हैं। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी की नीति जनता के सामने है और जनता को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। तो हमने देखा कि कल अंतिम पड़ाव में शैलेंद्र, बजरंग दल को लेकर के आम लोगों का क्या रिएक्शन है? जो बैन लगाने की बात कही थी उसको लेकर के क्या लोगों में रिएक्शन है वहां पर? निश्चित तौर पर बजरंग दल को लेकर हमने देखा जो प्रतिबंध लगाने की बात अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने की, और वो पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में ये मुद्दा बहुत चर्चा में रहा है। ये कहें कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि बजरंग बली बहुत आस्था के केंद्र है। भगवान बजरंग बली की जगह जगह पर मंदिर है और किष्किंधा पर्वत से आप जानते हैं कि यहाँ पर है। तो ऐसे में
लोगों की भी प्रतिक्रिया है कि कांग्रेस को इस तरह से बजरंग दल पर बैन की बात नहीं करनी चाहिए। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, जब बजरंग दल पर बैन की बात आई तब बीजेपी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी का नीति क्या है। उनकी नीति यह है कि वो जब उनकी सरकार आती है तो पीएफआई के सदस्यों को छोड़ा जाता है, जो संगठन आतंकियों से रिश्ता रखते हैं उन पर प्रतिबंध लगता है तो उनके सदस्यों को छोड़ते हैं, जब कठोर कार्रवाई होती है आतंक के खिलाफ तब वो चुप्पी साध लेते हैं। भगवान राम के बारे में क्या कुछ कहा था कांग्रेस पार्टी ने, वो सबके सामने है। अब बजरंग बली को प्रतिबंधित करना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि बात और आगे गई है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी का आतंक के खिलाफ रवैया रहा है, किस तरह से तमाम राष्ट्रवादी संगठनों के खिलाफ रवैया रहा है, कैसे आतंकियों से साठगांठ करने वाले प्रतिबंधित संगठनों के प्रति नरम रवैया रहा है, कैसे कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण पराकाष्ठा की तरफ गई है, कैसे कांग्रेस पार्टी मुस्लिम आरक्षण की वकालत करती है। तो हम देख रहे हैं कि बात बहुत आगे एक तरह से निकली है और उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर करारा निशाना चुनाव प्रचार के दौरान साधा है। और आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि सभी दल अपनी कोशिश कर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। शैलेंद्र, आपने देखा है कि ये पूरा लंबा वक्त चुनाव प्रचार का गया, विकास की बात कही गई, विकास के डबल इंजन की बात कही गई। उसके बाद जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो फ्रीबीज के वादे शुरू हो गए, फिर बजरंग दल की बात आई और वहां से लेते बहुत सारे चुनावी रंग, जहरीले बोल से लेकर के बहुत सारे चुनावी रंग आपने देखे। किस तरह से इस पूरे चुनाव प्रचार का आकलन करेंगे आप? आज अंतिम दिन है, अब शायद 1-1.5 घंटा शेष रह गया है। जी देखिए निखिल, पहली बात तो है कि विकास को लेकर तीनों दलों बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस ने अपना एजेंडा सामने रखा घोषणा पत्र के जरिए। जनता उसे देख समझ रही है। जो जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए गए, क्योंकि सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी ने उसका बहुत करारा जवाब दिया। घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी की बात की। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वही पार्टी है जिसके सबसे बड़े नेता ने दशकों पहले कहा था कि गरीबी हटाओ, एक गारंटी देने की बात कही थी। और उस गारंटी का क्या हुआ? और अब जब बीजेपी कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है तब 5 गारंटी देने की बात वो कर्नाटक में कर रहे हैं। तो कांग्रेस के गारंटी देने के मुद्दे को बीजेपी ने इस तरह से करारा जवाब दिया। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहुत स्पष्टता से बीजेपी ने कहा कि देखिए, कांग्रेस के जमाने में खुद कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय राजीव गांधी की बात का जिक्र करते हुए जब एक बहुत चर्चित बयान था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो सिर्फ 15 पैसा जनता की जेब में जाता है, वो 85 पैसा कहां जाता था। बीजेपी का कहना है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, पंचायत तक, केंद्र से लेके कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के नेताओं के जेब में जाता था। और अब 1 रुपया केंद्र से चलता है, पूरा का पूरा पैसा लाभार्थियों के खाते में जाता है। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बहुत करारा जवाब हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया। गारंटी के मुद्दे पर तो हम देख ही रहे हैं क्या कहा। और तीसरी बात जो बीजेपी ने कही वो बजरंग दल पे बैन को लेकर जो हम बहुत चर्चा कर ही चुके हैं, कैसे करारा जवाब दिया गया। आतंकियों को लेकर क्या रवैया है कांग्रेस पार्टी का, उस पर क्या कैसा रहा। और बीजेपी ने जोर देकर कहा कि देखिए, कांग्रेस ये चाहती है कि रिवर्स गियर में कर्नाटक चली जाए, जबकि बीजेपी कर्नाटक को हर क्षेत्र में, एफडीआई में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में, सड़क में, तमाम अन्य विनिर्माण क्षेत्र में, जैसे कि दुनिया के जब हम एक बड़े विनिर्माण हब के तौर पर उभर रहे हैं तो मोबाइल कंपनी कर्नाटक में किस तरह से आई है निर्माण वाली, वो उसका उदाहरण सामने रखा। तो दरअसल हर मुद्दे पर एक करारा जवाब देते हुए बीजेपी ने एक दृष्टिकोण सामने रखा है कर्नाटक के विकास के लिए और कांग्रेस को एक आईना दिखाने की कोशिश की है। और उस बीच जेडीएस ने भी अपने कुछ मुद्दे सामने रखे, खासतौर पर उसने मुस्लिम आरक्षण की बहाली की बात की। जी, दरअसल जेडीएस के बारे में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। जेडीएस कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही है कि वो किंग नहीं किंग मेकर हो सकती है। क्या कुछ प्रयास जेडीएस की तरफ से किए जा रहे हैं? किस तरह का उनका चुनावी रंग रहा है, क्या रहा है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। ये देखिए, जेडीएस के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, तो पहली उसकी उम्मीद यह है कि कर्नाटक में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिले, जिससे उसकी एक भूमिका सामने आए। दूसरी, उसको लगता है कि अगर वो 20-25 सीट या 15-20 सीट जीत सकती है
तो ऐसे में उसकी एक भूमिका हो सकती है अगर किसी दल की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती है। यही वजह है कि वो कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण की बहाली की बात करते हैं। बाकी कई मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे या विकास के मुद्दे, उसमें हर दलों ने अपने वादे किए हैं, उसको वो अपने तौर पर उन्होंने भी सामने रखा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि देखिए कांग्रेस और जेडीएस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मिलकर सरकार बनाई थी जब पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला था, बीते 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था, तो वैसी स्थिति ना आए। जनता को समझ चाहिए कि पूर्ण बहुमत से सरकार अगर आएगी बीजेपी की तो डबल इंजन सरकार कर्नाटक के विकास को तेज करेगी। तो जेडीएस की पूरी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि उनकी कुछ सीटें आ जाएं और कर्नाटक में किसी एक दल का बहुमत ना आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सियासत है। और इस बीच में जनता जिसको कह रहे हैं वो दम साध कर इस पूरे सियासत को, इस राजनीतिक प्रहसन को देख रही है। वोट उसको देना है, उसको तय करना है कि सरकार किसकी बनेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो ये थी बात कर्नाटक की, जहां अब से कुछ घंटों बाद शाम 5 बजे दरअसल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। तो सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है वहां पर। जो वहां के सियासी रंग हैं उनके बारे में हमारे संवाददाता ने आपको विस्तार से बताया। और अब बात कर लेते हैं कुछ दिल्ली के सियासत की। और दिल्ली की सियासत में आजकल तमाम रंग जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर जो भ्रष्टाचार के जो छींटे हैं वो लगातार आ रहे हैं। और उसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर है आम आदमी पार्टी के ऊपर। बीजेपी ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी पर झूठ का पर्दाफाश करने का दावा किया है। बीजेपी कह रही है कि शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी एक के बाद एक झूठ बोल रही है। बीजेपी ने कहा है कि अदालती आदेश को लेकर आपने लोगों को गुमराह किया है, कोर्ट ऑर्डर के केवल कुछ अंश के बारे में बताया है। और बीजेपी का यह भी आरोप है कि शराब घोटाले की जांच को फर्जी बताया था। दरअसल कल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आपके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अदालती आदेश का हवाला दिया था और कहा था कि शराब नीति मामले में सीबीआई और ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, ऐसा अदालत कह रही है। ये जाहिर करने की कोशिश की थी आपके नेताओं ने। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि झूठ का पर्दाफाश वो किए दे रहे हैं। उन्होंने अदालत के आदेश को पढ़ा जिसमें यह कहा गया है कि मामले के मुख्य अभियुक्त मनीष सिसोदिया को इन अभियुक्तों द्वारा घूस दिए जाने के सबूत नहीं मिले हैं और इस सबूत के आधार पर इन दोनों सह अभियुक्तों को जमानत दी जा रही है। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि इन लोगों को बरी किया जा रहा है। इसमें मामले को झूठा होने या किसी को बरी करने का कोई आदेश नहीं है, ना ही मामले के क्लोजर का आदेश है। तो यह केवल 2 सह अभियुक्तों के जमानत का मामला है। बीजेपी ने कहा कि जनता जानना चाहती है कि शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए क्यों माफ किए गए। कहा यह मूल सवाल है। शराब के थोक व्यापारियों का कमीशन 2 से 12% क्यों हुआ, प्रतिबंधित क्षेत्रों में शराब की दुकानें क्यों खुली और जांच शुरू होते ही शराब नीति को वापस क्यों लिया गया, इन सवालों के जवाब देने। इस बीच कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के आलीशान महल को 171 करोड़ का घोटाला बताया है। उनका कहना है कि केवल 45 करोड़ का घोटाला नहीं है ये। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बंगले को बड़ा करने के लिए 15 मकान गिराए गए जो फ्लैट्स थे और बदले में 15 नए मकान खेलगांव में खरीदे गए, फ्लैट्स खरीदे गए। खेलगांव में 15 फ्लैट्स 6 करोड़ रुपए की दर से खरीदे गए और ऐसे में यह पैसा भी केजरीवाल के बंगले की राशि में जोड़ा जाना चाहिए। माकन ने कहा कि मुख्यमंत्री के बंगले का बजट विधानसभा से पारित न कराना भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला बनता है। तो यह कुल मिलाकर निश्चित तौर पर एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। कुल जिसको कहा जाए तो झूठ की सियासत अगर बीजेपी के शब्दों में कहें और कांग्रेस के शब्दों में कहें तो झूठ की सियासत जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगातार लग रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि अदालती आदेश की आड़ में जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो ये निश्चित तौर पर ये जो है, इसमें हम आपको बताते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बीजेपी ने, गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी आप तो है ही, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे विधिक तौर पे या तो किसी को जानकारी ही नहीं है और या
केवल भ्रम फैलाना उनका कार्य है। तो इसीलिए यह अहम प्रेस वार्ता इसलिए करी जा रही है कि शराब में जो इन्होंने घोटाला किया है उसमें जब डूब रहे हैं तो इधर उधर के बेल ऑर्डर पे सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं पुनः कहूंगा, पापी आप, कट्टर बेईमान, किंगपिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है। तो यह आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है और इस मामले में बीजेपी का कहना है कि इस बार तो साफ झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी हैं आम आदमी पार्टी ने। यह कहना है गौरव भाटिया का, बीजेपी का। इस पूरे विषय पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ में दो खास मेहमान, सतीश लखेड़ा जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी है, जो कि ऐसा माना जाता है कि वो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के नेता है। हमारे साथ में सबसे पहले अनुज से जुड़ेंगे। अनुज, क्या कुछ रिएक्शन है आम लोगों का इस पर, ये तो आप बताइए ही। और ये पूरा मामला एक बार हमको थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करिए कि दरअसल जो आम आदमी पार्टी थी वो क्या बताना चाह रही थी इस पूरे पेपर्स को दिखा करके, जो अदालती आदेश था, और बीजेपी ने क्या किस तरह से उसका पर्दाफाश किया है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो शराब घोटाला था उसमें जितने भी नाम सामने आए थे उसमें काफ़ी लोग जेल में हैं। इसमें जो काफ़ी दिनों से, कई महीनों से जो जेल में थे, उसमें अगर हम बात करें जो जोशी हैं और मल्होत्रा हैं, उनके जमानत दी गई और उनकी जमानत अर्जी कई बार अदालत में लग चुकी थी, वो खारिज भी हुई। लेकिन अब जब उनको जमानत मिली है तो उसमें जो जज है उन्होंने साफ अपनी ऑब्जर्वेशन दी है इस मामले में। जो इस समय वो अपना जजमेंट दे रहे हैं बेल को लेकर, वो इस मामले को लेकर नहीं है, वो इस मामले में इसको बरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसी वो कौन सी बातें हैं जिनको अब इनको बेल दी जा सकती है उसको लेकर पूरी ऑब्जर्वेशन दी। और इस बात को जज ने कहा कि इस केस की जो मूल भावना है, जो घोटाला है, उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन उनकी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ बेल का मामला है। और इनको इस वजह से बेल दी जा रही है क्योंकि जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की थी, क्योंकि ईडी के सामने भी 60 दिन के अंदर चार्जशीट को फाइल करना था, ऐसे में जो कनेक्शन अभी तक सामने आया है वो सीधे तौर पर घूस देने का सामने नहीं आया है। लेकिन इस बात को भी साफ तौर पर कहा है जजमेंट के अंदर कि इस मामले को लेकर अभी भी कुछ जो अभियुक्त हैं वो फरार हैं। क्या उन अभियुक्तों से इनका कोई लेना देना हुआ था, वो तो जांच एजेंसियां जब वो बाकी जो अभियुक्त हैं वो पकड़ में आएंगे तब ये मामला सारा सामने निकल कर आएगा। लेकिन क्योंकि ये भी पंजाब के रहने वाले हैं, बड़े व्यापारी हैं, इनसे 2-2 लाख के मुचलके भरवाए गए हैं और ये भी उसमें शर्त रखी गई है कि ये देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो उसकी जानकारी देंगे। तो कुल मिलाकर जो जजमेंट आया है जिसपे आम आदमी सिंपल जमानत का मामला है, सामने आ रही है, बिल्कुल ये सिर्फ और सिर्फ बेल का मामला है, सिंपल जमानत का मामला है। और संजीव कौशिक जी, क्या कहेंगे आप? ये आपको लगता है कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल घबराए हुए हैं, जनता का एक तरह से कहीं ना कहीं इस तरह की बातें से सामने लेकर आना, सह अभियुक्तों को बेल मिली है और उस पर आप कह रहे हैं कि ये ईडी और सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं मिले, अदालत कह रही है, किस तरह से समझा जाना चाहिए इसको? देखिए, कोर्ट की बातों को भारतीय जनता पार्टी चाहे जिस तरह से व्याख्या करे और लोगों के बीच में लेके रखे, लेकिन सच बात यह है कि जमानत देते वक्त कोर्ट ने यह कहा कि इन दोनों सह अभियुक्तों के द्वारा किसी तरह से कोई पैसा मनीष सिसोदिया को देने का कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर इनको बेल दी जानी चाहिए। दैट्स ऑल, क्लियर। बस इतनी सी बात है। अब इसे जिस तरह से भी भारतीय जनता पार्टी पर परिभाषित करने को, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले आम आदमी पार्टी ने की और उन्होंने कहा इस पूरे मुद्दे पर। सच नहीं है क्या? ये सच नहीं है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और इसी बात को कह रहे हैं तो इसके बाद कुछ बचता है क्या कि कोई साक्ष्य नहीं मिलने की वजह से बेल दिया जा रहा है? बस बात दैट्स ऑल, क्लियर। इसके बाद में कुछ बचता ही नहीं है। चलिए, अब हम आपने अगर इतना कह दिया तो सतीश लखेड़ा जी से इतना जवाब ले लेते हैं। सतीश लखेड़ा जी, क्या इतना सिंपल मामला है? क्या कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन लोगों ने यही कहा था, आम आदमी पार्टी ने यही कहा था कि जी उनको जमानत मिलने का आधार है? क्या इसको सिर्फ जमानत बताया गया था और आपने इसको ब्लोइंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर रहे हैं? निखिल जी, दो व्यक्ति राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा, इस पूरे बड़े मामले में ये दो लोग भी आरोपी थे। जांच चल रही है। उस जांच में ये पाया गया
ये दो लोग किसी ऐसी साजिश में प्रत्यक्ष पैसा देने या जो साउथ लॉबी थी उसमें प्रत्यक्ष शामिल नहीं है। इस व्यापार में, सब चीजों में इन्होंने रुचि दिखाई है व्यापार में, मगर ये प्रत्यक्ष षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। इसलिए जो पैरा 38 है उसमें इनको जमानत दे दी गई। ठीक है, जमानत मिलने का अर्थ है उनको इंडिविजुअल, वो उन दो व्यक्तियों को जमानत मिली है। पूरे मामले में मनीष सिसोदिया पाक साहब, सरकार पाक साहब का जो ढिंडोरा कल से पीटा जा रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मनीष सिसोदिया वर्सेस सीबीआई वाले मामले में कहा गया इन्होंने मोबाइल फोन बदले, ये गंभीर अपराध है। ईडी ने कहा है कि ये किंग पिन है, ये पूरे मामले में केंद्रीय बिंदु है, मनीष सिसोदिया को नहीं दिया जा सकता है। तीसरा, निखिल जी ये कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में अभी तक इनकी बेल पे कोई भी विचार नहीं हुआ है। कोर्ट में माननीय न्यायालय ने अभी विचार नहीं किया है। उससे पहले आम आदमी पार्टी के एक मंत्री, उसके बाद मेरे विचार से देश की राजनीति में, और वो भी उच्च सदन राज्यसभा में, इतनी बेहुदा हरकत करने वाले, इतने खराब शब्दों का प्रयोग करने वाले सदस्य कभी नहीं गए होंगे जिस तरह के प्रधानमंत्री जी के लिए लगातार बहुत नीचे स्तर के शब्द संजय सिंह बोल रहे हैं। इसलिए मामला साफ है। केजरीवाल जी दस्तखत कहीं नहीं करते, मंत्रालय कुछ नहीं रखते, उन्हीं के घर पे सारी मीटिंग हुई थी और मनीष सिसोदिया जी ने की थी। तो दो लोग जो बाहर गए हैं उसी के बेल ऑर्डर दिखा के पाक साहब दिखा रहे हैं। आने वाले समय में जांचें चल रही हैं, पता चलेगा भविष्य। जी, दरअसल पूरा मुद्दा इसी बात का है कि दो व्यक्तियों को बेल मिली संजीव जी, और ये कहा गया कि ये पूरे मामले को झूठे ठहरा दिया गया। 71 दिन हो गए हैं मनीष सिसोदिया को इस पूरे मामले में बेल नहीं मिली है। देखिए, आरोप ये था कि साउथ के कुछ लोगों के द्वारा या कारोबारियों के द्वारा 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी गई। वो 100 करोड़ रुपए बाद में 30 करोड़ रुपए आए। बताया ये गया कि ये पैसे गोवा में खर्च हुए और गोवा में खर्च हुए 30 लाख रुपए। ये तमाम जो आप इससे इन सब बातों से कहां साबित होता है कि अदालत ने पूरे मामले में कह दिया है कि पूरा मामला फर्जी है, या अदालत ने कह दिया कि इस मामले में अगर दो अभियुक्तों को बेल दे दी गई तो इस पूरे मामले को फर्जी बताया, ये कहा कि इस पूरे मामले में ईडी और सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। बात पूरे मामले की तो हो ही नहीं रही थी। जो पेंट किया गया, जिन दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई थी, सीधा उनके ऊपर आरोप जो था वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया और कहीं से भी उसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी यदि ये बात कह रही है कि कोई साक्ष्य नहीं मिले जिसके आधार पर उनको बेल दिया गया, तो इसमें गलत क्या है? ये तो बिल्कुल सही है। ये तो यही सवाल तो आप लोगों से पूछा जा रहा है। दरअसल देखिए, लीगल मैटर्स आप लोग बेहतर समझते हैं, वकालत से जुड़े हुए हैं। बेल तो किसी भी अभियुक्त का राइट है और बेल उसको मिलता है। 71 दिनों से बेल अगर मनीष सिसोदिया को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब अदालत को उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी दिख रही है कि उसको लगता है कि नहीं, इनके राइट को अभी रोकना जरूरी है। इसी तरह से अगर दो अभियुक्तों को बेल जब दी गई तो उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो करके और यह कहना कि यह पूरा मामला फर्जी है, यह क्या लोगों को गुमराह करने जैसा नहीं है? सीधा सवाल यह है आपसे। दरअसल कतई गुमराह करना नहीं है, ये वही बात है। मैंने कहा कि अदालत ने जो कहा वो कहा। अब इसको भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से अब परिभाषित कर रही है और आम आदमी पार्टी जो सच है उसके बारे में वो बात कर रही है कि जो आरोप था वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, साक्ष्य मिलना चाहिए ना। ईडी जांच कर रही है, कितने करोड़ रुपए की जांच कर रही है वो रुपया। दरअसल आप घूम फिर कर वहीं आ जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने तो ये कहा ही नहीं था। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा ही नहीं था कि पूरा मामला फर्जी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये मामला तो फर्जी ही है। हाँ। मैंने कहा ये बार बार मैं कह रहा हूँ, पार्टी भी लगातार आम आदमी पार्टी कहती चली आई कि कहीं से यदि ईडी की इन्वॉल्वमेंट में है तो कहीं से कितने पैसे जब की बरामदगी हुई या कितने की जांच चल रही है, कोई एक ठोस अमाउंट ये पैसे है कहाँ, कुछ तो साक्ष्य मिले ना। यदि ईडी के पास साक्ष्य नहीं है, कोर्ट में वो साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पा रहे। इन दो अभियुक्तों के संदर्भ में इस बात को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि आपने केवल रेलेवेंट सेक्शंस पढ़ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप चले गए। सतीश लखेड़ा जी। देखिए, एक शीशे की तरह साफ है, आम आदमी पार्टी अभी तक कभी भी जितनी डिबेट होती थी शराब घोटाले के अलावा और मुद्दों पे बोलती थी। अब मजबूरी है क्योंकि सारे लोग अंदर हैं, इसलिए इन्हें बोलना पड़ रहा है। निखिल जी, आप बताइए, किसी व्यापारी का 2% से 12% कमीशन कर दिया गया जी, ये सारे मूल सवाल हैं जी। बिल्कुल एक चीज। दूसरा, प्रत्येक बोतल में सरकार का रेवेन्यू 336 रुपए से घट के 32 रुपया हो गया और उल्टा व्यापारी का प्रति बोतल 32 रुपए का 312 रुपया हो गया। ये शीशे की, इसमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये कृपा क्यों की गई?
इसी कृपा से ये जो हमारी चर्चा थी, दरअसल उसको हम ये रखना चाहते थे कि जनता के सामने कैमरे पर आकर के, जिसको कहते हैं सफेद झूठ बोलना, इस तरह की राजनीति खत्म होनी चाहिए और कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, कम से कम जनता के बीच में राजनीतिक दलों की, नेताओं की एक साख होनी चाहिए। अनुज से एक बार मैं वापस, सतीश लखेड़ा जी, अनुज के पास एक बार मैं कहूंगा। अनुज, एक मामला और भी है। अब देखिए, कांग्रेस भी इसमें आ गई है। अजय माकन ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो शीश महल है दिल्ली का, जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के, अब उनको कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने खास मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनका जो बंगला है वो 45 करोड़ का हो गया, और ये बंगला सिर्फ 45 करोड़ का नहीं, अजय माकन कहते हैं 171 करोड़ का पूरी लागत हो गई उसकी। देखिए निखिल, वैसे तो देखा जाए तो कांग्रेस तो इनकी सहयोगी पार्टी भी दिल्ली के अंदर रही है, एक बार सरकार मिलकर बना चुके हैं, लेकिन आज वो आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर। ये बात तो देखिए पहले सामने आई थी कि जो जिस परिसर के अंदर निर्माण हुआ है वहां पर कुछ आईएएस ऑफिसर्स के वहां पर फ्लैट्स भी थे, 15 से 20 फ्लैट्स थे जिनको तोड़ा गया, या तो पार्क बनाया गया या उनका रिनोवेशन करके मुख्यमंत्री के आवास का उसको हिस्सा बनाया गया। दूसरी बात सामने निकल कर आई है कि उन जो आईएएस ऑफिसर्स वहां पर रहते थे, उनके रहने के लिए जो नया खेल गांव बना है वहां पर 4-4, 6-6 करोड़ के टाइप 5 के फ्लैट्स लिए गए, और वो इसीलिए लेने पड़े ताकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो परिसर है, ताकि वहां पे वो जगह बनाई जा सके। तो जो अजय माकन जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है, तो निश्चित तौर पर हालांकि इसकी जांच होगी, इन आरोपों में कितना दम है, क्या कुछ है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन हां, ये बात जरूर है कि 45 करोड़ का जो खर्चा हुआ है मुख्यमंत्री के आवास में, निश्चित तौर पर उसमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया जो अपनाना चाहिए था। उपराज्यपाल को फाइल भेजनी थी, वो फाइल नहीं भेजी गई। 10 करोड़ से विधानसभा में मुख्यमंत्री का बंगले को पारित भी नहीं कराया गया। अनुज, विधानसभा में पारित भी नहीं कराया गया। ये दावा कहा जा रहा है कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। एक बार सतीश लखेड़ा जी के पास आते हैं। सतीश लखेड़ा जी, आप अपनी बात रखिएगा। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जो इस सब तरह के मामले आते हैं, जनता का विश्वास घटता है नेताओं के ऊपर, यह सभी के लिए एक बड़ी चुनौती है। निखिल जी, अगर 1 करोड़ से ऊपर का कुछ परचेज भी होती है, या मंत्रियों के लिए वाहन आता है, या कोई बड़ा खर्चा होता है, उसकी भी कैबिनेट नोट बनता है, कैबिनेट में विषय आता है। जो रामलीला मैदान से राजनीति बदलने आए थे, वो खुद बदल गए। उन्होंने अपना गुरु बदल दिया, अपने साथी बदल दिए, अपनी कसम बदल दी, अपने रहन सहन बदल दिया। अरे कल्पना कीजिए, जितने में पूरा घर बन सकता था, उतना केवल निर्माण एक कंसल्टेंट को दिया गया पैसा, उस जिसमें भव्य भवन बन सकता था। कमजोर दलील दी गई कि छत गिर रही थी, मगर वो छत 8 लाख के पर्दे से नहीं अटकेगी। वियतनाम के मार्बल आपने लगाए हैं, आपने किस तरह रिमोट किया है, भले रिमोट से वो यहाँ की भी सरकार चलाते हैं, पंजाब की भी चलाते हैं, अपना खुद दस्तखत नहीं करते हैं, मगर कितना एक शर्मनाक है कि आम आदमी की बात करने वाले, आम आदमी की शपथ लेने वाले, एक छोटी सी सीढ़ी लेके जो कभी आम आदमी के मोहल्लों में बिजली कनेक्शन जोड़ते थे कि मैं आप जैसा आदमी हूं, आप जैसा खाता पीता हूं, जिन्होंने इतना अभिजात्य कि मुझे लगता है भारत में कांग्रेस को हम पाप की, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहते हैं, वहां भी इतना ज्यादा नहीं हुआ है जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने अपने रहन सहन पर खर्च किया। तो इसलिए ये बार बार इवेंट करते हैं, जैसे कभी अपने सरकार के खिलाफ विश्वास मत जारी करते हैं, कभी व्हिप जारी कर देते हैं, कभी अपने ही धरना दे देते हैं। इस तरीके से इन्होंने कल के बेल ऑर्डर को पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश की है कि देखिए हम पाक साफ है, कुछ नहीं पाया गया। अरे ये तो अगर राजेश जोशी और गौतेश छोड़ने के लिए नहीं बोला है, लगातार उनकी हाजिरी होगी, वो भी बाहर नहीं जा सकते हैं। मगर देखिए किस तरीके से भ्रमित करने की राजनीति करते हैं। मगर अब देश के लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल क्या कहने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उनका असली चेहरा क्या है और पीठ पीछे क्या है। जी, संजीव कौशिक जी, आपको लगता है कि एक आम आदमी पार्टी के समर्थक होने के लिहाज से, अगर शीश महल वाले मुद्दे की बात करें, जिसको शीश महल कहा जा रहा है, कुछ राजमहल कहा जा रहा है, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता, जिन्होंने जिस बिना पर ये वोट दिया था और एक बदली हुई राजनीति लेकर आए थे केजरीवाल, जिसका उन्होंने वादा किया था, आपको लगता है कि लोग ठगे गए हैं? आप स्वयं भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कहीं? देखिए, एक चैनल ने एक स्टोरी ब्रेक की और बाद में उस चैनल ने उस स्टोरी को अपना अभियान बना दिया। किन परिस्थितियों में बनाया और वो क्या कर रही है उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। बात इतनी सी है कि वो अरविंद केजरीवाल का अपना निजी मकान होता तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल किए जाते हैं। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है। आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर क्या आप इस बात से, मेरा बस एक सिंपल 10 सेकंड का सवाल सुन लीजिए, उसके बाद मंच आपका है, आप जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि क्या आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर जब
अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की थी, आपको टीस नहीं उठती है कि इन्होंने झूठ बोला था? बात ठीक है कि वो अपने घर नहीं ले जाएंगे, घर मुख्यमंत्री का है, ये सभी का होता है, ये बात सबको पता है जी। मैं उसी बात पे आ रहा था। चाहे उसमें 45 करोड़ रुपए खर्च हो या 171 करोड़ रुपए खर्च किया जाए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये होनी चाहिए कि दिल्ली की जनता में उनकी पैठ कैसे बने और वो तो फिर जाके उस आवास और निवास और शीश महल में वो इसके बारे में सोचना चाहिए। वो मुख्यमंत्री का आवास है, दिल्ली के केजरीवाल जी का आवास नहीं है। दूसरी बात, जब एक बहुत बड़ी बात लगातार सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि उन्होंने शुरुआती दौर में अपने बच्चों की कसम खाई थी, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। साहब, केजरीवाल साहब ने एक पार्षद तक का चुनाव नहीं लड़ा था, उनके पास कोई अनुभव नहीं था काम करने का। लेकिन जब एक मुख्यमंत्री जब वो बनेंगे तो मुख्यमंत्री के तौर पर एक जिम्मेवारियां होंगी, फिर वो गाड़ी में नहीं चल पाएंगे जिस वैगनार में वो चल पा रहे। फिर आगे पीछे सारा अमला सब कुछ बदल जाने वाला था। फिर वो जिस कमरे में रहते थे उस कमरे से वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर वो संचालित नहीं कर पाएंगे, उनको काम करना होगा, लोग आएंगे जाएंगे। तो ये तमाम तरह की, यानी आप ये कह रहे हैं कि शुरू में उनको चीजें पता नहीं थी, उन्होंने अनाड़ीपन में या अनजाने में लोगों के ऊपर आरोप लगा दिए थे, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, और सभी को एक लिस्ट जारी की थी कि सब ये तो जी सारे लोग भ्रष्ट हैं और केवल मैं ईमानदार हूं। तो उस वक्त वो अनाड़ी थे। अब चूंकि उन्होंने चुनाव लड़े हैं, राजनीति का रंग उनके ऊपर चढ़ गया है, तो उनको समझ आ गई, तो उनको लगने लगा कि अब 4 कमरे के मकान में नहीं बंगले में रहना चाहिए। मैं भाजपा प्रवक्ता सतीश लखेरा जी के पास आना चाहूंगा इसके लिए। निखिल जी, इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर अटल जी से लेकर सोमनाथ चटर्जी, इंद्रजीत गुप्त, अलग अलग पार्टी के लोगों ने अलग अलग ऐसे कीर्तिमान खड़े किए हैं अपने साधारण जीवन शैली के। संजीव कौशिक जी का कहना ठीक है कि एक मुख्यमंत्री के प्रति आवागमन बहुत सारे लोगों का होता है, बहुत बड़ी पार्किंग चाहिए, लोगों के बैठने की जगह चाहिए, जरूर चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बहुत लोग आएंगे, आपको कुर्सी भी चाहिए, मगर वो कुर्सी एक आम कितना मूल्य होना चाहिए और उसकी पराकाष्ठा क्या होनी चाहिए, आपका पर्दा होना चाहिए, पर्दे की कीमत कितनी होनी चाहिए। आपके एक टेबल कुर्सी के जो रेट आ रहे हैं वो आंखें चुधिया जाएंगी कि क्या कितनी पराकाष्ठा। ये सद्दाम का महल जो बोला हुआ है ये साधारण बात नहीं है। आप ऐसे विलासिता, जबकि आप झोपड़पट्टी की बात करते हैं, झोपड़पट्टी से जोड़ते हैं, आप एक्सल कमीज और साधारण रंग की और साधारण बिना प्रेस किए हुए कपड़े पहन के साधारण 2 रुपए की पेन डाल के आप पूरा ड्रामा करते हैं, आप उन जैसा दिखना चाहते हैं तो ड्रामे के रूप में आप रह लेते। आप दिखाते, देखिए मेरे पास साधारण से पाइप की वेल्डिंग वाली पलंग है, साधारण सा गद्दा है, साधारण सा कमरा है, लोग आए जाए। देखो, लोगों के एक्सेस के लिए, लोगों को आवागमन के लिए और रोज मुख्यमंत्री के काम को निपटाने के लिए पूरी व्यवस्था चाहिए, मगर उस व्यवस्था को इतना महंगा जो बनाया है उससे पता चलता कि आपकी सोच क्या है। जी 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 चलिए इस चर्चा को यहीं अंत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस पर यह उठता है कि जो आम लोग हैं, जो जनता है, जिन्होंने वोट दिया है, वो चाहे अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसके बाद बीजेपी के द्वारा, और ये चाहे शीश महल का मुद्दा हो, जब जनता को गुमराह किया जाता है तो उसका जो एक विश्वास है नेताओं के ऊपर, राजनीतिक दलों के ऊपर, वो घटता है। और उसके बाद ये जो प्रश्न उठता है और सभी कहा जाता है, एक स्वर से कह दिया जाता है कि जो राजनीतिक दलों के नेता हैं वो पाक साफ नहीं है, वो पैसा कमाते हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इससे बचा जाना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनुज आपका, सतीश जी आपका और संजीव जी आपका इस चर्चा में जोड़ने के लिए। और बढ़ेंगे अब अगले मुद्दे पर और बात करेंगे एक और सियासत की। सियासत है पहलवानों के धरने में, और क्या हाईजैक हो गया है दिल्ली में के जंतर मंतर पर चल रहा पहलवानों का धरना। ये आज का हमारा सवाल है दरअसल, कि राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ खिलाड़ियों के चल रहे धरना प्रदर्शन का बदलने लगा है रंग ढंग, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सियासी दलों ने उसको हाईजैक कर दिया है। सियासी दलों और आंदोलन जीवियों ने खिलाड़ियों के धरने को राजनीतिक लाभ लेने का मंच बना दिया है, और एक के बाद एक वहां सियासी दल और वहां के उनके नेता पहुंच रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने पहले अपने आप को धरना प्रदर्शन से और राजनेताओं से को इससे दूर रखा था, अपने धरने प्रदर्शन को। दरअसल अब इन खिलाड़ियों ने कई नेताओं को शामिल कर उनको दे दिया है अपना मंच। अब तो कुछ खाप पंचायतें और कुछ किसान संगठन भी जंतर मंतर पर लगाने लगे हैं जमावड़ा। आज संयुक्त किसान मोर्चा की भी एक वहां पर जमावड़ा लगा है किसानों का। दिल्ली एनसीआर झेल चुका है शाहीन बाग घेराव और दिल्ली बॉर्डर घेराबंदी का दंश। आपको याद होगा
पिछले साल की बात है, कभी CAA, NRC तो कभी कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर बनाया जाता है दिल्ली NCR बंधक। आखिर क्यों इन सभी आंदोलनों में कई चेहरे नजर आते हैं? सभी जगहों पर एक ही तरह के चेहरे हैं, कुछ चेहरे हैं जो बार बार हर आंदोलन में आते हैं और इसीलिए उनको आंदोलन जीवी कहा जा रहा है। अब जंतर मंतर पर इन आंदोलन जीवियों का स्वागत किया जाता है, लेकिन PT ऊषा जैसी खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी की जाती है, तो ये बात समझी जा सकती है। इस बीच प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने देश के लिए खेल में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो यहां धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार ने खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए चलाए हैं कई सफल कार्यक्रम, चाहे वो खेलो इंडिया हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी गेम्स हो, या फिर जो टॉप्स स्कीम है उसकी बात करें। लगातार सरकार जो है वो खेलों को बढ़ावा दे रही है। सरकार द्वारा सुविधा और संसाधन देने से भारत के प्रदर्शन में काफी सुधार आया है, लेकिन प्रदर्शनकारी खिलाड़ी मेडल को निजी उपलब्धि बताकर कर रहे हैं इसे लौटाने की बात। यह भी एक बड़ी संजीदा बात है कि मेडल को लौटाने की बात कर रहे हैं। क्या करोड़ों रुपए भी वापस करेंगे? कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। खिलाड़ियों के प्रदर्शन की वजह से, प्रदर्शन लंबा खींचने की वजह से देश में खेल और युवा खिलाड़ियों को हो रहा है भारी नुकसान। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या खिलाड़ियों के धरना प्रदर्शन को कुछ राजनीतिक दलों ने हाईजैक कर लिया है? और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमाम जो वहां नेता पहुंच रहे हैं, जो उनका जो बातचीत करने का अंदाज है उसको हम आपको सुनाते हैं। कुछ दिन पहले राकेश टिकैत, किसान आंदोलन के दौरान, ये नाम आपने बहुत सुना होगा, किसान नेता राकेश टिकैत ने किस अंदाज में बात की, ऐसा लग रहा है जैसे वो धमका रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। वे ट्रैक्टर कहीं चले गए, वे किराए के थे, वे 4 लाख ट्रैक्टर किराए के थे क्या? देखा नहीं था क्या कर सके? देखा था ना? 10 साल बाद में ट्रैक्टर का टैंक बन जाता है। वे ट्रैक्टर कहीं किराए के नहीं थे, वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख आदमी भी यही है। तो ये अंदाज है बात करने का। और ट्रैक्टर और किसानों और आंदोलन के आखिर इस पूरे पहलवानों के धरने में क्या जरूरत है, ये समझने की बात है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो पूरा आंदोलन है ये कुछ राजनीतिक दलों ने और आंदोलन जीवियों ने हाईजैक कर लिया है, और जो खिलाड़ियों के जो पूरे मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, वो पीछे चले गए हैं। दरअसल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिला, FIR रजिस्टर की गई और अब जांच जारी है। लेकिन खिलाड़ियों का यह मानना है, खिलाड़ियों की यह मांग है कि इस मामले में गिरफ्तारी की जानी चाहिए कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की। लेकिन अब यह मांग जो है वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसमें जब राजनीतिक दल आ गए हैं तो उन्होंने सरकार के ऊपर निशाना साधना, RSS के ऊपर निशाना साधना, और कुछ लोग यहां पर आजादी के नारे भी लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आंदोलन जो है खिलाड़ियों का वो ट्रैक से उतर चुका है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, आज के दिन की अगर बात करें तो जो खेल है उसको कितना नुकसान है, और यह आंदोलन आपको लगता है कि क्या जो खिलाड़ियों की मांग है सिर्फ वहीं तक सीमित रह गया है? निखिल, पूरे प्रकरण को अगर जिस तरह से देखा जाए तो जाहिर तौर पर अगर कहा जाए कि पहलवानी से देश को काफी मेडल्स आए हैं, ओलंपिक स्तर पे देश ने मेडल्स जीते हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भरपूर योगदान रहा हर तरह की, चाहे अगर प्रैक्टिस की बात की जाए, चाहे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग की बात की जाए, चाहे विदेशों में ट्रेनिंग देने की बात की जाए, हर वक्त जो केंद्र सरकार जो थी वो हमेशा आगे रही। लेकिन जिस तरह से ये पूरा जो प्रकरण सामने आया, और इसका हमने पहला चरण जिस तरह से देखा था कि जब जनवरी में जिस तरह से यह पूरा हुआ था, तो उस वक्त पे इसको बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट किया गया, पूरी गंभीरता के साथ पहलवानों की बातें सुनी गई, उसके लिए जांच समिति बनी, और जांच समिति में जो पहलवानों ने जिसको भी रखने की बात कही तो उसको रखा गया, उनकी बात सुनी गई, और बहुत बेहद आराम के साथ एक पूरी जांच समिति ने पूरे अनुशासन में रहते हुए सारी मुद्दों को सुना और समझा, और उसके बाद अपनी रिपोर्ट भी भेजी। लेकिन अभी फिलहाल जो दूसरा जो कहना चाहिए जो चरण है इस तरह का, तो उसमें जिस तरह से चीजें निकल करके सामने आ रही हैं, तो खुद जो खिलाड़ी भी हैं वो भी इस बात को अब मान रहे हैं कि ये जो मंच है ये कहीं ना कहीं अब इस पूरे मंच का जो है कि जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरह से हमने खुद देखा कि आज जो थे वो खिलाड़ी जो थे वो पूरे मंच पे दिखाई नहीं दिए, वो खिलाड़ी पीछे थे, और पूरी तरह से कहना चाहिए कि जो संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन दरअसल खिलाड़ियों के हाथ से निकल चुका है, अन्य पार्टियों के जो नेता हैं। जी,
बिल्कुल बिल्कुल निखिल, मैं उसी पे आ रहा हूं कि जिस तरह से खुद बजरंग पुनिया ने भी इस चीज को लेकर के पिछले दिनों ट्वीट किया था कि इसको जो हमारी जो मांगे हैं उसका राजनीतिकरण ना हो, उसको किसी तरह से उसको राजनीति का रंग जो है वो ना दिया जाए, लेकिन वो जो है असर जो है वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो अब आंदोलन है वो अपनी जो कहना चाहिए कि जो दिशा से जो भटकता हुआ वो दिख रहा है। तो इस वजह से कहना चाहिए कि ये जो है ये काफी जो पहलवान हैं उनके लिए भी नुकसानदेह, क्योंकि उनकी ये जो फील्ड है वो शायद उनकी ये वो फील्ड नहीं है। उनको अपने प्रदर्शन के आधार पर देश को मेडल दिलाना है, उनको देश को खेल के विश्व मानचित्र पर आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो एक जिस तरह का जो एक निकल करके जो एक सामने जो इस पूरे प्रकरण का जो चरित्र देख रहा है वो उस पर काफी ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं अब सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अन्य पार्टियों के जो नेता हैं वो आकर के जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, साथ में जो किसान नेता हैं वो जिस तरह से पूरे एक इस पूरे मंच को जिस तरह से हाईजैक कर रहे हैं, वो काफी गंभीर सवाल उठाता है। जी निश्चित तौर पर गंभीर सवाल उठाता है। हर सवाल ये पूछे जाने लाजमी है कि आखिर इस आंदोलन में जो लोग ट्रैक्टर लाने की धमकी दे रहे हैं उसके क्या मायने हैं। एक बात और जहन में आती है, और जो शायद बहुत सारे जो खिलाड़ी होंगे उनके जहन में भी होगी कि आखिर इससे खेल को कितना नुकसान, क्योंकि ये सभी की अभिलाषा होगी कि खेल एक बार फिर से जो कुश्ती के अखाड़े हैं वो फिर एक्टिव हो, राजनीति का अखाड़ा एक्टिव ना हो। बिल्कुल निखिल, ये बात सबके जहन में है जो यहाँ बैठे हैं, शायद उन जो पहलवान जो बैठे हैं यहाँ पे उनके जहन में भी ये बात है, वो भी अच्छे तरीके से इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी असली जगह जो है वो यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा जो विभिन्न जो उभरते हुए नए पहलवान हैं या जो विभिन्न कोचेस हैं, हमने विभिन्न कोचेस से भी जो है वो बात की थी, तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि इस वक्त क्योंकि अब ये साल जो है वो एशियन गेम्स का है और इसके बाद अगला साल जो पेरिस ओलंपिक का है, तो इसमें लेकर के तैयारी का जो अलग एक दौर जो है वो होना चाहिए। खिलाड़ियों को अपना जो फोकस है वो पूरी तरह से खेल पे होना चाहिए, लेकिन उस सब की जगह पर इस तरह का जो विवाद आ रहा है और उस जो सबसे बड़ा जो कारण दिख रहा है कि जिस तरह से जो कहना चाहिए जो किसान मोर्चा के जो जितने भी नेता हैं या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें वो अपना जो फायदा जो है वो कहीं ना कहीं इसमें अपना देख रही हैं, और उनको शायद खिलाड़ियों के हितों से इतना शायद यहाँ पे उतना उनको अपना मतलब वो नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरह के वो मुद्दे इस मंच से उठा रहे हैं इसको लेकर के जो एक प्रथम दृष्टिया जो जाता है वो ये दिखाता है कि किस तरह से जो खिलाड़ियों की जो बातें हैं वो पीछे रह गई हैं और खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ना कहीं जो बेबस बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि खिलाड़ियों की ओर से इस बात को बहुत अच्छे तरीके से सामने भी रखा जा रहा है कि ये मामला जो है वो अलग है और इस मामले को इस राजनीति के दृष्टिकोण से बिल्कुल ना देखा जाए। जी बिल्कुल, राजनीति के दृष्टिकोण से बिल्कुल ना देखा जाए। और शायद मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि खिलाड़ियों को अब अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। जो उन्होंने मंच अपना खुला कर दिया नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, मुझे मालूम नहीं कि वो लोग किस तरह से आगे इस पर बढ़ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए गौरव। और अब बात करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब हम द केरल स्टोरी की बात करते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, लेकिन इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दोहरापन क्यों, ये हमारा बड़ा सवाल है। विरोध प्रदर्शनों के बीच तमिलनाडु के कई मल्टीप्लेक्सेस ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द केरला स्टोरी के शो को रद्द करना जारी रखा है। एक के बाद एक शो रद्द हो रहे हैं। कट्टरपंथी मुस्लिम राजनीतिक समूहों और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ केरल तक नहीं बल्कि कर्नाटक तक तक पहुंचा हुआ है और दूसरे राज्यों में शुक्रवार को इस्लामिक संगठन फिल्म के विरोध में कोयम्बटूर के थिएटर के पास जमा हो गए और उन्होंने वहां पर जमकर धरना प्रदर्शन दिया। डीएमके के कई कार्यकर्ताओं ने विरोध में भाग लिया और आरोप लगाया कि फिल्म अल्पसंख्यकों के प्रति नफरत को बढ़ावा देती है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी शुक्रवार शाम कोयम्बटूर में फिल्म की स्क्रीनिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो शुक्रवार से शुरू हुए थे वो आज तक जारी हैं। दरअसल एनटीके के नेता सीमन ने धमकी दी थी कि अगर फिल्म का प्रदर्शन जारी रहा तो वे सिनेमा हॉल का घेराव करेंगे। वेल्लोर के पूर्व सांसद और तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल रहमान ने दावा किया कि फिल्म जानबूझकर भारतीय मुस्लिमों की छवि को खराब कर रही है।
उन्होंने इसको एक एजेंडा फिल्म बताया था, लेकिन टिकट रद्द होने पर दर्शकों ने ऐतराज जताया है। इस बीच बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की बम्पर कमाई जारी है। तो इस बात को समझा जा सकता है कि जो दर्शक हैं वो इस फिल्म को देखना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव कह लें, धरना प्रदर्शन कह लें, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनके जो उसके ओनर्स हैं उनका ये डर कह लें कि ये जो शोज हैं वो लगातार रद्द हो रहे हैं, और ऐसे में दर्शक जो हैं उनके लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ चेन्नई से जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए। रितेश, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से इस फिल्म की स्क्रीनिंग संभव हो पा रही है और क्या क्या संभव भी हो पा रही है, ये एक समझना चाह रहे हो। जो दर्शक हैं जिन्होंने टिकट्स बुक कराए थे वो कितने निराश हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर के? निखिल जी, मैं आपको एक बात साफ तौर पे बताना चाहूंगा कि अभी जो है तमिलनाडु में केरला स्टोरी की कोई कहीं भी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है जी। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन यहां स्क्रीनिंग की गई थिएटर्स में, वो जो पैन इंडिया लेवल के थिएटर्स हैं, जैसे ये पीवीआर हो गया, आइनॉक्स, इन जैसे थिएटर्स में। बाकी जो लोकल थिएटर्स हैं उनमें इसकी स्क्रीनिंग नहीं की गई। पहला कारण ये था कि कई राजनीतिक दल और कई संगठनों ने इस फिल्म का विरोध किया था, जिसकी वजह से थिएटर्स ओनर्स को भी डर लगा हुआ था कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो जाए अगर इस फिल्म को एग्जिबिट किया जाता है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि आपने भी अपने कहा कि एक नान तमिल कच्चे के जो नेता हैं सीमान, उन्होंने परसों ही धरना दिया था अन्ना नगर में, यहाँ चेन्नई के पास अन्ना नगर में, और उन्होंने स्काई वॉक के पास उन्होंने धरना दिया और उन्होंने साफ तौर पे धमकी दी थी कि अगर जो भी मल्टीप्लेक्स इस फिल्म को एग्जिबिट करता है या इस फिल्म को लगाता है वहां उनके स्क्रीन को तोड़ दिया जाएगा, उनके थिएटर को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और ऐसे कई संगठन थे जिन्होंने इस फिल्म के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया और धमकियां दी हैं। और यही कारण था कि थिएटर ओनर्स डरे हुए थे कि जितनी कमाई ना हो उससे ज्यादा नुकसान ना हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है तमिलनाडु में कि तमिलनाडु में हिंदी फिल्मों का बाजार उतना नहीं है, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि यहाँ पे तमिल भाषी और अंग्रेजी फिल्मों का जितना चलन है, हिंदी फिल्में चलती हैं वही जिसमें बड़े नाम होते हैं, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसे बड़े अभिनेता यदि आते हैं तो उनकी फिल्में यहाँ थिएटर्स में लगती है और अच्छा खासा बिजनेस भी करती हैं। लेकिन जो मेरी यहाँ पे बात हुई है थिएटर ओनर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से तमिलनाडु के, तो मिस्टर सुब्रमण्यम, उनका यह कहना है कि सबसे बड़ी बात कि पहले तो छोटे कलाकारों की मूवी को यहाँ देखने कोई आएगा नहीं थिएटर्स में, और दूसरी बात है कि अगर इन मूवी को अपने रिस्क पे थिएटर ओनर लगा भी लेते हैं तो जो नुकसान होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी, उससे कौन बचाएगा। हालांकि इस नुकसान से बचने के लिए और जो थिएटर्स यहां लगा रहे थे इस मूवी को, उसमें कोई किसी तरह की बाधा ना आए, लोग कोई इसमें रोक टोक ना करे या फिर कोई अपना विरोध प्रदर्शन ना करे, नुकसान ना पहुंचाए थिएटर को, इसके लिए यहाँ के डीजीपी शैलेंद्र बाबू जी ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी कि अगर आप हमसे डिमांड करें तो हम पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, और उन्होंने कई थिएटर्स को दिया भी था। लेकिन सबसे यहाँ पे जो है थिएटर्स में जब मूवी चली तो बहुत कम लोग इसको देखने के लिए, दरअसल ये बात भी सामने आती है कि फ्राइडे और सैटरडे के लिए अगर थिएटर ओनर्स अगर बिजनेस करने के लिए बैठे हैं तो वो लोग सुरक्षा में, जी बिल्कुल, डर निश्चित तौर पर उनके मन में रहेगा, और जब डर रहेगा तो फिर सवाल वहीं घूमकर पहुंच जाता है रितेश कि आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो पैरोकार थे आज वो ये दोहरापन क्यों दिखा रहे हैं, ये सवाल निश्चित तौर पर बना रहेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब आजादी है अभिव्यक्ति की तो आखिर ऐसी फिल्मों पर रोक क्यों। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो ये थी बात द केरला स्टोरी की, जिस पर तमिलनाडु में लगभग अनकहा सा बैन लग चुका है, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस फिल्म को के देखने पर मल्टीप्लेक्सेस को धमकाया गया है कि वो उनको जला देंगे, जो स्क्रीन्स हैं उनको जला दिया जाएगा, और जो लोग हैं उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं, जो शोज हैं वो कैंसिल किए जा रहे हैं। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।